हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा मंथली करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन सेशन होने वाला है, जहां पर हम जून 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, फटाफट हम 100 करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जून 2025 के। एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्वेश्चन आज के मंथली करंट अफेयर का, किचन और मेनार वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किचन और मेनार वेटलैंड ये दोनों ही प्लेस हमको देखने को मिलते हैं भारत के राजस्थान राज्य में। जून 2025 में इन दोनों ही प्लेस को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इनको मिलाकर अब इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो जाती है 91। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है? तो ये इंडिया में है। 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में इंडिया कौन से स्थान पर रहा? तो 26वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की यहां पर बात की जा रही है, जिसका आयोजन जून 2025 में साउथ कोरिया के गुमी नाम के शहर में किया गया। यहां पर इंडिया ने टोटल 24 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में हम दूसरे प्लेस पर रहे हैं। इस चैंपियनशिप में मेडल टेली में पहले स्थान पर चाइना रहा 32 मेडल के साथ। इंडिया ने 24 मेडल जीते, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। इंडिया की पोजीशन रही सेकेंड। थर्ड पर रहा जापान 28 मेडल के साथ। तो ये 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 की, साउथ कोरिया में आयोजन किया गया। इंडिया मेडल टेली में दूसरे स्थान पर रहा है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? 2025 में जून मंथ में मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया था, मई के एंड में किया गया था तेलंगाना के हैदराबाद में। यह 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी, जिसका खिताब ओपल सुचाता चुआनश्री ने अपने नाम किया। अगर ओपल सुचाता चुआनश्री की बात करें तो यह थाईलैंड से आती है और थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला है। अच्छा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में। 2024 में जो 71th मिस वर्ल्ड का आयोजन किया गया, यह महाराष्ट्र में किया गया था, मुंबई में। तब विनर रही थी क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा, ये चेक रिपब्लिक से आती है। तो 72 मिस वर्ल्ड 2025 में ये कौन बनी? ओपल सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड की रहने वाली है। नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका आयोजन इंडिया और मंगोलिया के मध्य में किया जाता है। 2025 में जून मंथ में 7th एडिशन का आयोजन किया गया मंगोलिया में। तो नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के मध्य में आयोजित की जाती है। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की थीम क्या है? पहली चीज तो यह आती है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 में मनाया कब गया या मनाया कब जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को। 2025 की थीम की बात करें तो पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन 2025 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है। डन। आईपीएल 2025 के विनिंग टीम आरसीबी के कैप्टन कौन थे? 2025 के विनिंग टीम आरसीबी रही है। आईपीएल 2025 में आरसीबी ने फाइनल में हराया था पंजाब किंग्स की टीम को। आरसीबी या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कैप्टन की बात करें तो ये रहे रजत पाटीदार। 18वां संस्करण था आईपीएल का, पहली बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता है। लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2025 के तहत किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है? तो लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 2025 का। इसके तहत 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली लद्दाख की लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई। इनमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ये पहले से ही लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 2 नई जुड़ी, भोटी और पुर्गी। तो 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है। तो 2 नई कौन सी? भोटी और पुर्गी। 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 2025 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को 10th रैंक पर रखा गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने कितना अच्छा काम किया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए।
इस इंडेक्स में टॉप 3 पर किसी भी देश को रैंक नहीं दी गई। डेनमार्क को इस इंडेक्स में 4th रैंक पर रखा गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया को 10th रैंक पर रखा गया। G7 समिट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो G7 समिट 2025 में आयोजित की गई हाल ही में कनाडा में। भारत की ओर से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। 51वां एडिशन था या 51वीं बैठक थी, समिट थी G7 की। इसके पहले 2024 में G7 का जो 50 समिट थी वो आयोजित की गई थी इटली में। तो लास्ट ईयर इटली में, और इस बार 51वीं समिट जून 2025 में कहां आयोजित की गई? G7 की। तो इसका आयोजन किया गया कनाडा में। वर्ल्ड की सबसे ऊंची 7 पीक्स पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? विश्व की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेयन। विश्वनाथ कार्तिकेयन तेलंगाना हैदराबाद से आते हैं। वर्ल्ड की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति, केवल 16 साल इनकी एज है। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 यूनिट बनाई जा रही है। पहली यूनिट का इनॉग्रेशन भारत के पीएम ने किया है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट की है। टोटल 3 यूनिट 1980 मेगावाट की है। बाकी की 2 यूनिट 2025 के एंड में और 2026 तक शुरू हो जाएगी। तो अभी पहली यूनिट का इनॉग्रेशन किया है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाई गई है। 31 मई 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 31 मई 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, आपको पता है कहां की शासिका रही है अहिल्याबाई होलकर? मध्य प्रदेश के मालवा में होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर। तो 31 मई को इनकी 300वीं जयंती को मनाया गया है। इनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था और ये होलकर वंश की शासिका बनी मध्य प्रदेश के मालवा पर। इनका शासन रहा 1767 से लेकर 1795 तक। मध्य प्रदेश के इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है क्योंकि यहां से इनका शासन था। राजवाड़ा का किला इंदौर में स्थित है, तो इनका शासन था इंदौर से। तो लोक माता के नाम से भी जानी जाती है अहिल्याबाई होलकर। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके नए अध्यक्ष 2025-26 के लिए राजीव मेमानी को अपॉइंट किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना? इंडिया का पहला ऐसा जिला जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है, यह बना है दमन और दीव का दीव। दमन और दीव, दादर नगर हवेली, ये एक कंबाइंड यूनियन टेरिटरी है। इसमें इनका जिला है दीव। यह भारत का पहला जिला बना जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। पुर्तगाल में 2025 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद किसे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पुर्तगाल के 2025 में नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल के ये वर्तमान में पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जून 2025 में। देखिए यहां पर मैं आपको वन लाइनर मंथली आपको बताता ही हूं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर में मैं आपके सारे करंट अफेयर कवर करवाता हूं। रोज मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिल जाता है डेली करंट अफेयर। इसके अलावा देखिए अगर आप स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली आप एसएससी सीजीएल का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा। स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए आपको यहां पर 10,000 जीएस के वन लाइनर मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉपिक वाइज ई बुक आपको मिल जाएगी। आपको प्रीवियस पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एनालिसिस के साथ। मॉक टेस्ट आप यहां पर लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। तो आपको काफी सारी फैसिलिटी दी गई है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दिया है। इसके अलावा जीएस के पोर्शन को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 100 आवर जीएस का हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए यह आपको 500 रुपीज में अवेलेबल है।
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी भी लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जीएस के लिए। चलिए आगे चलेंगे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है शेखा नासिर अल नोविस को। तो शेखा नासिर की बात करें, ये यूएई की बहुत ही फेमस बिजनेस वीमन है, बहुत ही फेमस है, एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वीमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में यह अपॉइंट की गई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सेशन के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एनालेना बियरबॉक। अगर हम एनालेना बियरबॉक की बात करें तो यह जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि इस बार सितंबर से शुरू होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सत्र, इसकी अध्यक्षता करेगी। 5वीं महिला जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किसी सेशन की अध्यक्षता करने वाली है। इनके पहले 79th सत्र की जो अध्यक्षता है वो फिलेमोन यांग ने की थी, कैमरून देश के रहने वाले हैं, तो इन्होंने 79th सत्र की अध्यक्षता की थी। 80वें सत्र की अध्यक्षता एनालेना बियरबॉक को सौंपी गई, जो कि जर्मनी की रहने वाली है, एनालेना बियरबॉक। हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला बहुत ही फेमस है, भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी का मंदिर है, वहां पर माता को, जो माता जी का मंदिर है, वहां पर खीर का भोग लगाया जाता है और यहीं पर मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसका नाम पड़ा खीर भवानी मेला। कहां पर आयोजन? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। पोलैंड के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? पोलैंड के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए करोल नावरोक्की। पोलैंड देश एक यूरोपीय देश है, इसके नए प्रेसिडेंट बने जून 2025 में करोल नावरोक्की। फर्स्ट इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? फर्स्ट इंटरनेशनल ग्लेशियर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया तजाकिस्तान के दुशांबे में। यह पहली बार ही हो रहा है ग्लेशियर कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से। आईएटीए की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किया गया भारत में। आपको पता है इंडिया में 43 साल बाद यह समिट आयोजित की गई है। आयोजन कहां पर? इंडिया में किया गया 2025 में। 6 जून को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है। भारत के पीएम ने 6 जून को। यह किस नदी पर स्थित है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया चिनाब रिवर पर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। समुद्र तल से यह जो ब्रिज है 359 मीटर की ऊंचाई पर है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे ब्रिज। इसका इनॉग्रेशन 6 जून को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर। ली जे मियांग किस देश के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए? जून 2025 में ली जे मियांग दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया गया था अप्रैल मंथ में। इनके बाद जून 2025 में नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं साउथ कोरिया में, ली जे मियांग। विटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। यह किस देश में स्थित है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के नाम से जानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में खेलों में डोपिंग को रोकना, मतलब प्रतिबंधित पदार्थ, नशीले पदार्थ, इनको रोकने के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल संस्था है। इसके अध्यक्ष तीसरी बार बने हैं विटोल्ड बांका, तीसरे और आखिरी कार्यकाल के लिए, जो कि पोलैंड देश से आते हैं। ये 2020 से वाडा के अध्यक्ष के पद पर हैं, फिर 2023 में एक बार फिर चुने गए, अब 2026 में एक बार फिर से तीसरा कार्यकाल इनका शुरू होगा, 3 साल का। तो वाडा के एक बार फिर से तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं कौन? विटोल्ड बांका। कहां से आते हैं? पोलैंड से।
2025 से 2028 तक के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 2025 से 2028 तक के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का अध्यक्ष चुना गया है इंडिया को। इंडिया इसके ऑलमोस्ट 100 साल के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष बना है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्वे चेस टूर्नामेंट नॉर्वे में आयोजन किया गया था। इसमें दोनों कैटेगरी है, मेंस और विमेंस। मेंस कैटेगरी का खिताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया, जिसमें डी गुकेश ने भी एक इवेंट में मैग्नस कार्लसन को हराया था, जिसमें उन्होंने मेज पर जोर से हाथ ठोका था गुस्से में, तो काफी वायरल हुई थी क्लिप, आपने देखी होगी। तो ये नॉर्वे चेस टूर्नामेंट ही था। हालांकि अंक टेबल में मैग्नस कार्लसन सबसे ऊपर थे, तो ये मेंस कैटेगरी में विनर रहे। और विमेंस कैटेगरी में नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब एन्ना मुजचुक ने अपने नाम किया, जो कि यूक्रेन की रहने वाली चेस प्लेयर है। किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है? भारत और इंग्लैंड के मध्य में आयोजित की जाने वाली टेस्ट सीरीज का नाम किया गया है तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज। पहले ये दो नामों से जानी जाती थी। जब इंडियन टीम इंग्लैंड जाती थी टेस्ट खेलने तो उसे पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आती थी टेस्ट खेलने तो उसे एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता था। अब इसे कंबाइन किया गया और इसका नाम किया गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी या टेस्ट सीरीज। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है जून 2025 में? तो जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। जून 2025 से पहले हमारी रेपो रेट 6% थी, जो कि अब घटकर 5.5% हो गई है, तो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। कितने साल के कार्यकाल के लिए भारत को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया है? इंडिया को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया है 3 साल के लिए, 2026 से लेकर 2028 तक के लिए। फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2025 साल का दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसमें मेंस सिंगल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने अपने नाम किया। कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले, इन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को हराया। ये इटली के खिलाड़ी हैं। विमेंस कैटेगरी का खिताब कोको गाफ ने जीता, यूएसए की है, और इन्होंने फाइनल में फ्रेंच ओपन की विमेंस कैटेगरी में आरेना सबालेका को हराया। ये बेलारूस की खिलाड़ी है। तो विनर और रनर अप दोनों कैटेगरी के याद रखना। मेंस कैटेगरी का खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन ने अपने नाम किया है। रोहिणी ग्राम पंचायत को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 में अनाउंस किए गए। इसमें रोहिणी ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड दिया गया। रोहिणी ग्राम पंचायत देखने को मिलती है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। भारत की फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? इंडिया की पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की यह है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को आरबीआई ने एनबीएफसी का लाइसेंस दिया था। एनबीएफसी का लाइसेंस मिलने से कोई भी कंपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। बैंक की तरह पूरा काम नहीं करती, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, जैसे लोन देना है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए सुझाव देना और अदर काम। लेकिन डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुलवा सकती, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकती, चेकबुक इश्यू नहीं कर सकती, तो पूरे काम नहीं करती, लेकिन आधे अधूरे काम कर सकती है बैंकिंग के। तो फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया, जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की, यह है फ्लिपकार्ट। हाल ही में किसे मालदीव्स का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ को 2025 में। कौन सा शहर लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बना है? भारत में, दक्षिण भारत में कर्नाटक का बेंगलुरु लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया है। विथुट वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? जून 2025 में विथुट वनीकरण प्रोग्राम को शुरू किया केरला सरकार ने।
केरला ने अपने यहां पर जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विद्युत वनीकरण प्रोग्राम की शुरुआत की है। यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? भारत की जनसंख्या अगर इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट, तो ये अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ हो गई है। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की जनसंख्या 8.2 बिलियन तक हो गई है। ठीक है, और इंडिया की अप्रैल 2025 में 146.39 करोड़ हो गई है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की यह रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट। इंडिया की 146 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। पोसोन पोया उत्सव किस देश में मनाया जाता है? पोसोन पोया फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के दक्षिण में श्रीलंका में। पोसोन पोया फेस्टिवल, देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के खुशी के रूप में मनाया जाता है। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के शासक अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा अपनी पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था दक्षिण भारत, श्रीलंका। तो श्रीलंका में तब से पोसोन पोया उत्सव मनाया जाता है बौद्ध धर्म के आगमन की खुशी में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें 2025 की, तो इंडिया को 131वीं रैंक पर रखा गया है इस इंडेक्स में। 2025 में 148 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया और इंडिया को 131वीं रैंक दी गई। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया को रैंक दी गई थी 129, अब रैंक हो गई है 131, मतलब 2 रैंक की गिरावट हुई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की। टॉप रैंक की बात करें, आइसलैंड पहले स्थान पर रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और नॉर्वे रहा तीसरे स्थान पर। हाल ही में चर्चित होदीदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो होदीदाह पोर्ट की बात करें तो यह देखने को मिलता है यमन में। जून 2025 में इजराइल ने यमन के इस पोर्ट पर अटैक किया था, क्योंकि इजराइल का आरोप था कि यमन के जो हुती विद्रोही हैं वो यहां से हथियार सप्लाई कर रहे हैं हमास को, इसीलिए इजराइल ने अटैक किया था होदीदाह पोर्ट को। यह यमन का पोर्ट है। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और फ्रांस के मध्य में किया जाता है। इंडिया और फ्रांस के मध्य में यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में हर साल आयोजित की जाती है। नाम क्या है? शक्ति युद्धाभ्यास। ओजोफेनी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया, यह पेय किस राज्य से संबंधित है? तो ओजोफेनी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है और यह बहुत ही फेमस है भारत के गोवा राज्य में। तो गोवा की ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया जून 2025 में। एक प्रकार की अल्कोहलिक ड्रिंक जो कि फलों के रस से बनाई जाती है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस हर साल मनाया जाता है 14 जून को। 2025 की थीम की बात करें, गिव ब्लड गिव होप। 2025 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व सीएम रहे हैं? तो गुजरात की एक फ्लाइट जो कि लंदन जा रही थी जून 2025 में, उसका वो क्रैश कर गई थी, उसमें विजय रूपाणी का निधन हो गया। ये गुजरात राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं विजय रूपाणी। जीडीपी की गणना के लिए नया बेस ईयर क्या होगा? जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष डिसाइड किया गया है 2022-2023। अभी तक जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में यूज किया जा रहा था 2011-2012 के फाइनेंशियल ईयर को। आपको पता है 2015 में बेस ईयर को चेंज किया गया था। उसके पहले 2004-2005 का फाइनेंशियल ईयर बेस ईयर के रूप में लिया जा रहा था। 2015 में इसको चेंज करके 2011-12 किया गया और अब फिर से जीडीपी की गणना के लिए बेस ईयर चेंज किया गया और यह किया गया 2022-2023। कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989-1990 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो कश्मीर इंसर्जेंसी बुक की बात करें, इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है कर्नल योगिंदर कंधारी को। अगर इनकी बात करें तो ये रिटायर कर्नल है योगिंदर कंधारी, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। कश्मीर की परिस्थितियों के बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताया। सेना में रहते हुए जब कश्मीर में इनकी पोस्टिंग थी तो वहां के क्या हालत थे, उस बारे में अपनी इस बुक में इन्होंने बताया है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में आयोजित की गई? तो एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, इसका आयोजन इंडिया और यूएसए के मध्य में किया जाता है। इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के मध्य में एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ का आयोजन जून 2025 में किया गया। 12वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन 2026 में कहां किया जाएगा? 2026 में 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया जाएगा इंडिया में, और अभी रिसेंटली इसका आयोजन किया गया था जून मंथ में ब्राजील के ब्राजीलिया में कैपिटल। ठीक है, तो 3 से लेकर 5 जून 2025 तक ब्राजील में आयोजित किया गया था 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, और इसमें अनाउंस किया गया कि नेक्स्ट ईयर 12वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2026 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि 2023 से 2025 तक की है, इसकी विनर रही है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में एडन मरक्राम। अगर इनकी बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाड़ी हैं, प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 साउथ अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। असम के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2025 जो कि असम के सबसे बड़े पुरस्कारों में गिना जाता है, 3 साल में एक बार दिया जाता है। अभी रिसेंटली ये 2023 के लिए दिया गया है सोनल मानसिंह को। दिया 2025 में गया लेकिन 2023 के लिए। अवार्ड ओडिशा और भरतनाट्यम, ओडिशी और भरतनाट्यम जो नृत्य, उसमें योगदान के लिए सोनम मानसिंह को दिया गया। तो असम के सबसे बड़े पुरस्कारों में श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2023 के लिए 2025 में दिया गया। दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है, तो यहां पर ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड से सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भारत के पीएम साइप्रस देश की यात्रा पर थे, तुर्की का पड़ोसी देश है। साइप्रस की यात्रा के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। यह साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत के पीएम को दिया गया। चर्चा में रहा बनी होप किस खेल से संबंधित शब्द है? तो बनी होप क्रिकेट से संबंधित शब्द है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ रूल चेंज किए गए थे। क्या होता है, जब खिलाड़ी बाउंड्री से बाहर कूद के हवा में कैच लेता है तो अब उसको बनी होप, पहले कितनी भी बार वो बाउंड्री के बाहर उछलकर कैच को कंटिन्यू कर सकता था, अब उसकी लिमिट को 2 बार कर दिया गया है कि 2 बार ही उसका बाउंड्री के बाहर पैर टच हो सकता है, उसके बाद वो 6 मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से बनी होप शब्द सुर्खियों में रहा था, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। 116 साल के इतिहास में पहली बार MI6 का अध्यक्ष एक महिला को बनाया गया। MI6 किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है? तो आपने मूवीज में, हॉलीवुड में काफी देखा होगा MI6 को। ये यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी है, जैसे इंडिया में रॉ चलती है। पहली बार इतिहास में जब से गठित हुई है, पहली बार इसकी अध्यक्ष कोई महिला बनी है। इंडिया की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो इंडिया की जो 16वीं जनगणना है 2027, उसके पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होने वाली है। 2 चरणों में 2027 जनगणना को करवाया जाएगा। 16वीं जनगणना है भारत की,
पहला जो चरण है वो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहां पर जनगणना की जाएगी। फिर सेकेंड फेज आएगा जो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और इसमें पूरे भारत के बाकी के जो क्षेत्र हैं वहां पर जनगणना करवाई जाएगी। तो इंडिया की 16वीं जनगणना है 2027 के लिए। पहले चरण की जो जनगणना है 1 अक्टूबर 2026 में शुरू होगी। चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश में स्थित है? चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर देखने को मिलती है साइप्रस देश में। भारत के पीएम जब साइप्रस की यात्रा पर थे तो ये काफी सुर्खियों में रही। साइप्रस की एक विवादित बॉर्डर है ग्रीन लाइन बॉर्डर। सिपरी ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु बम हैं? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी के नाम से जाना जाता है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि इंडिया के पास 2025 में 180 न्यूक्लियर वेपन है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास है 4309। सेकंड पर यूएसए आता है 3700 न्यूक्लियर बम और चाइना तीसरे नंबर पर 600 न्यूक्लियर बम देखने को मिलते हैं चाइना के पास। इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर बम है सिपरी ईयरबुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार। मंगोलिया का नया पीएम कौन चुना गया है? जून 2025 में मंगोलिया के नए पीएम चुने गए हैं जंडन शातार गोम्बोजोव। नाम थोड़ा सा अलग है पर याद कर लो। जंडन शातार गोम्बोजोव मंगोलिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए या फिर इन्हें जंडन शातार के नाम से भी जाना जाता है। धरती आबा जन भागीदार अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? धरती आबा जन भागीदारी अभियान इसे शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। आपको पता है भारत में ट्राइबल्स विलेज में सभी जो जनजाति लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ देना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने शुरू किया जून 2025 में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो कि 2023 में बनी थी, इसका अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है भूपेंद्र यादव को। भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष जून 2025 में बने हैं। आगे चर्चा में रहा ईरान किन दो सागरों के मध्य में स्थित है? आंसर यहां पर पहले से ही शो है, कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ, इन दोनों के मध्य में देखने को मिलता है ईरान। अभी सुर्खियों में था क्योंकि इजराइल और ईरान के मध्य में वॉर छिड़ गई थी। इजराइल ने अटैक कर दिया था ईरान के ऊपर, फिर ईरान ने भी रिटेलिएट किया, तो ईरान काफी सुर्खियों में था। अगर इसकी लोकेशन देखिए, खाड़ी देश है ईरान, ये कैस्पियन सी और फारस की खाड़ी मतलब पर्शियन गल्फ के मध्य में देखने को मिलता है। फारस की खाड़ी और कैस्पियन सी के मध्य में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है? जल विद्युत का दशक किसने घोषित किया है 2025 से 2035 तक के टाइम पीरियड को? तो यह घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने आगे आने वाले 10 सालों को। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को किस रूप में घोषित किया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर के रूप में घोषित किया गया है। जो महिला किसान है उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशन ने 2026 को डिक्लेयर किया है। 2025 में आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? 2025 में आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाने वाला है 13वां एडिशन। इंडिया और श्रीलंका में यह संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इंडिया और श्रीलंका में ये इस साल के अब एंड में आयोजित किया जाने वाला है। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? तो बिहार में जो नगरीय चुनाव हुए थे, नगरीय निकाय के चुनाव, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ई वोटिंग की सुविधा दी गई है भारत में किसी राज्य में। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। जो दिव्यांगजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कि पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते, वो डायरेक्ट मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी देने वाला देश का पहला राज्य कौन? बिहार राज्य। ओके,
2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जाने वाली है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणावत को बनाया गया है। इस साल ये 12वां एडिशन होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंगना राणावत बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में इंडिया को 71वें रैंक पर रखा गया। कौन सा देश कितनी स्पीड में जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस से गैस ऑयल है ना, इनसे शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इस आधार पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को मापा जाता है। इंडिया को 2025 के इंडेक्स में 71वें रैंक पर रखा गया। टॉप कंट्री है स्वीडन, सेकंड पर है फिनलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क इस इंडेक्स में। ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ईरान में जब इजराइल ने अटैक किया था तो ईरान से इंडियंस को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया था, ताकि वहां पर ईरान में फंसे हुए इंडियंस को इंडिया लेकर आया जा सके। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस शहर और देश ने प्राप्त किया है? रहने के लिए सबसे अच्छा शहर या जगह। तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इस इंडेक्स को जारी करती है। 2025 में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर टॉप स्थान डेनमार्क के कोपेनहेगन को दिया गया। भारत की ओर से नई दिल्ली 120वीं रैंक पर रही। टॉप 100 में तो इंडिया का कोई भी शहर नहीं है। नई दिल्ली 120वीं रैंक पर और मुंबई को 121वीं रैंक पर रखा गया। टॉप पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन, सेकंड पर है ऑस्ट्रिया का वीना और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया, जो कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते। 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, मारुति चितमपल्ली। ठीक है। स्केचर्स ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्केचर्स जो कि एक शूज का ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जून 2025 में बनाया है कार्तिक आर्यन, फिल्म अभिनेता। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया? गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और इंडिया का पहला फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है तेलंगाना के हैदराबाद में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी 2025 की। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया और एफडीआई प्राप्त करने के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 15वें स्थान पर रहा है। 2024 में भारत की रैंक 16वीं थी, इस बार इंडिया को 15वीं रैंक पर रखा गया। 2024 में इंडिया के पास टोटल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है यूएसए ने, सबसे ज्यादा। ओके, 279 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर। फ्रंट रनिंग शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रंट रनिंग शब्द संबंधित है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी से संबंधित एक वर्ड है, जिसमें पिछले महीने कुछ लोगों को बैन किया गया था सेबी से, जिसमें एक संजीव भसीन, बहुत ही फेमस नाम था, जो कि एडवाइजरी कॉल देते थे काफी फेमस चैनल्स पर आकर, तो उनको भी शेयर मार्केट में बैन किया गया था। उन पर फ्रंट रनिंग का आरोप था। क्या होता था कि पहले ही अपने जो रिलेटिव है या इनकी जो रिलेटिव कंपनी है, ये कॉल दे देते थे कि आप ये शेयर खरीद लो। अगले दिन टीवी पर आकर वही कॉल देते थे लोगों को। जब लोग खरीदते थे तो मोमेंटम आता था शेयर में, शेयर का प्राइस बढ़ता था, तो इनकी जो कंपनियां या लोग हैं वो सडनली बेचकर चले आते थे, और जो रिटेलर है वो फिर फंस जाता था ट्रैप में, क्योंकि जब वो बड़ी बड़ी कंपनियां बेच के जाती है जिनको इन्होंने पहले से ही कॉल दी थी,
तो अब जो इंडिविजुअल है, ट्रेडर, जो रिटेलर है, उनका पैसा वहां पर फंस जाता था क्योंकि रेट गिर जाता था। तो यही फ्रंट रनिंग स्टॉक मार्केट का एक शब्द है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस उद्देश्य से शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड शुरू किया गया है सिकल सेल, जो एनीमिया होता है, बीमारी होती है, उस पर रिसर्च के लिए और उसकी मेडिसिन को विकसित करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अगर कोई संस्था ये करती है, कंपनी करती है, तो उसको भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की थीम क्या है? पहली चीज तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2025 में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इंटरनेशनल योगा डे की थीम है। इस बार 11th योगा डे मनाया गया है 2025 में 21 जून को। पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पेरिस डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल जीता भारत के नीरज चोपड़ा ने। पेरिस में आयोजित की गई थी डायमंड लीग सीरीज का एक इवेंट के रूप में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का भाला फेंका और यहां पर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मैस्कॉट का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनावत। इसका मैस्कॉट का नाम है विराज। दिल्ली में रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की सीएम है, उन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट घोषित किया था जून 2025 में। विराज इसका मैस्कॉट है। सितंबर अक्टूबर मंथ में इसका आयोजन किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, नई दिल्ली में। भारत की फर्स्ट योगा पॉलिसी किस राज्य द्वारा शुरू की गई? भारत की पहली योगा पॉलिसी को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य को। प्रॉपर योगा के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, बजट लाया जाएगा और योगा का एपिसेंटर बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य को। हॉर्मुज स्ट्रेट किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि ईरान पर अटैक के बाद ईरान ने ब्लॉक कर दिया था, ईरान का कंट्रोल है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत सुर्खियों में था, ध्यान रखना, ईरान के दक्षिण में देखने को मिलता है। फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। इतिहास में 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। उसी की याद में 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 2025 में लेट्स मूव इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम है। इंटरनेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का क्या नाम है? इंटरनेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी ने एक नए ब्लड ग्रुप को मान्यता दी है जिसे नाम दिया गया है EMM नेगेटिव। EMM नेगेटिव को ही ग्वाडा नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक नया ब्लड ग्रुप है, केवल वर्ल्ड में एक ही महिला में ये ब्लड ग्रुप देखने को मिला है, एक ही महिला में। तो ये नया है EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। थाईलैंड में आयोजित एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पहली चीज तो कि एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? थाईलैंड में। इंडिया ने टोटल 27 मेडल अपने नाम किए। 17 से लेकर 22 जून तक इसका आयोजन किया गया। सॉरी 17 नहीं 27। इंडिया ने टोटल 27 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित की गई। ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? ललित उपाध्याय बहुत ही फेमस हॉकी के खिलाड़ी हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में और 2024 में पेरिस ओलंपिक में हमारी जो हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस टीम के खिलाड़ी रहे हैं ललित उपाध्याय। खेलों में इनके योगदान के लिए इन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी। 2025 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 2025 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया को 99th रैंक पर रखा गया।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी करता है। किस देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाने में कितनी ज्यादा तेजी दिखाई है, कितना जल्दी अचीव किया है, उस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इंडिया को 99th रैंक पर रखा गया, पहली बार इंडिया टॉप 100 के अंदर आया है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया फिनलैंड को, सेकंड पर स्वीडन और तीसरे पर रखा गया है डेनमार्क को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 163 देशों को इस साल इसमें रैंक किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस इंडेक्स को जारी करता है। इंडिया को 2025 में 115वीं रैंक पर रखा गया। 2024 में इंडिया की 116वीं रैंक थी, अब इंडिया की रैंक हो गई है 115वीं ग्लोबल पीस इंडेक्स में। पहले स्थान पर रखा गया यूरोप के देश आइसलैंड को, सेकंड पर ईरान को और थर्ड पर रखा गया है न्यूजीलैंड को। तो यह है ग्लोबल पीस इंडेक्स। 163 कंट्रीज में से इंडिया को 2025 में कौन सी रैंक दी गई? तो इंडिया को 115 रैंक पर रखा गया। इसके बाद राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले सेकेंड इंडियन कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। 25 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन को यूएसए में लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इन 4 एस्ट्रोनॉट में एक थे भारत के शुभांशु शुक्ला। इनके पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंडियन थे राकेश शर्मा। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, अब दूसरे इंडियन बने हैं शुभांशु शुक्ला। ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई है? ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना का श्रेय यूएनईपी को दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को ही यूएनईपी के नाम से जाना जाता है। हर साल अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। काफी आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंबुबाची का मेला आयोजित किया जाता है असम राज्य में। भारत के असम राज्य में एक मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, शक्तिपीठ है। यहां पर 4 दिन तक जून मंथ में आयोजित किया जाता है अंबुबाची का मेला, भारत के असम राज्य में। बिहार राज्य का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहां बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा नवादा में। नवादा जिला जो कि बिहार में स्थित है, नवादा जिले के राजौली नाम के प्लेस पर बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाने वाला है। इसकी टोटल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। 4 यूनिट यहां पर स्थापित की जाएगी और हर एक यूनिट की विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट होने वाली है। तो 7 चौक 28 मतलब 2800 मेगावाट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार के नवादा जिले के राजौली में स्थापित किया जाएगा। डिस्प्यूटेड बंकाचेरला प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो विवादित बंकाचेरला प्रोजेक्ट की बात करें, यह बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में बंकाचेरला प्रोजेक्ट के तहत गोदावरी नदी पर डैम बनाए जाएंगे और सहायक नदियों में पानी छोड़ा जाएगा जो सरप्लस पानी है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य में डिस्प्यूट एक प्रोजेक्ट है, ये बंकाचेरला प्रोजेक्ट है। किस राज्य में बना है, किस राज्य में जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसे गोदावरी बंकाचेरला लिंक प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी से जो सरप्लस पानी है उसे सहायक नदियों में भेजा जाएगा। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य में विवादित परियोजना है। कटरा गामा एसाला फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो कटरा गामा एसाला फेस्टिवल मनाया जाता है श्रीलंका में। श्रीलंका में यह जो फेस्टिवल है हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम तीनों कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। यहीं पर कतारा गामा एसला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। सलखन फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो सलखन फॉसिल्स पार्क, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की संभावित लिस्ट में जगह दी गई है। यह हमको देखने को मिलता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में।
यूनेस्को ने जून 2025 में इसे अपनी संभावित लिस्ट में शामिल किया है। मतलब निगरानी की जाएगी सलखान फॉसिल्स पार्क की, और इन फ्यूचर सब सही रहा तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है। तो अभी केवल टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देखने को मिलता है सलखान फॉसिल्स पार्क, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। पहली चीज तो यह आती है कि यह हर साल मनाया कब जाता है, तो यह हर साल मनाया जाता है 29 जून को। पहली चीज यहां पर क्लियर हो गई। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे हर साल 29 जून को मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जन्मतिथि के रूप में। पीसी महालनोबिस सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस की जो जन्म तिथि है 29 जून, इसी दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में। 27 जून को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है? तो कहां पर आयोजित की जाती है? ओडिशा के पुरी में, है ना। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 27 जून को यह आयोजित की गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, है ना। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र या बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा है जो कि ओडिशा के पुरी में आयोजित की जाती है। तो 27 जून को यह आयोजित की गई ओडिशा के पुरी में। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो एक रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100, जिसमें 100 कंपनियों को शामिल किया जाता है। 2025 की ये रैंकिंग है। इसमें इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है टाटा ग्रुप को। टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की बात करें इंडिया में, ब्रांड वैल्यूएशन जिनकी सबसे ज्यादा है, तो पहले नंबर पर टाटा ग्रुप आ जाता है। 31.6 बिलियन डॉलर का इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। सेकंड पर इंफोसिस आ जाता है 16.3 बिलियन के साथ, और थर्ड पर है एचडीएफसी ग्रुप 14.2 बिलियन के साथ। तो इस तरीके से ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार इंडिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो यह है टाटा ग्रुप। आगे आएंगे। स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो समिट में 2035 तक सदस्य देशों को जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए 2025 में जून मंथ में नाटो समिट का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के हेग में, और यहां पर जो नाटो समिट आयोजित की गई है इसमें यह घोषणा की गई कि 2035 तक सीक्वेंस वाइज जो नाटो सदस्य देश है, 32 सदस्य देश वो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस सेक्टर पर खर्च करेंगे, रक्षा क्षेत्र पर खर्च करेंगे। ये नाटो की समिट में निर्णय लिया गया है। भारत का फर्स्ट मरीन टेरिटरी एनबीएफसी कंपनी कौन सी बनी है? इंडिया की फर्स्ट मरीन टेरिटरी एनबीएफसी कंपनी बनी है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनबीएफसी के बारे में आपको बता चुका था, है ना, जो कि आधे बैंकिंग कार्य कर सकती है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। अब ये जो कंपनी है ना, मरीन सेक्टर में, मतलब समुद्री सेक्टर में, शिप निर्माण की कोई कंपनी है, पोर्ट मेंटेनेंस की, मैनेजमेंट की कोई कंपनी है, तो उनको लोन देने का उनके लिए काम करेगा, तो बैंकिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट मरीन टेरिटरी एनबीएफसी कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी है जून 2025 में इंडिया की। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है भारत में शिखर धवन, जो कि इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन ने अपने जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, क्रिकेट की लाइफ के बारे में इस बुक में बताया है। तो ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरूलीमा में इसका मुख्य जो सेंटर है वो देखने को मिलता है। अब इसका जो क्षेत्रीय केंद्र है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो यह हमको शिमला में देखने को मिलता है, भारतीय केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है?
भारत में बोनालू फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है कि बोनालू फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो यहां पर हमने जून मंथ के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस किया है। रैपिड रिवीजन में हमने फटाफट इन सभी को डिस्कस किया। डेली करंट अफेयर में हम सभी को डिटेल में पढ़ चुके थे, यहां पर सारे हमारे रिवाइज हो गए। टॉप 100 है तो एक बार इनको देख लेना, पीडीएफ ले लेना, ये आपके काम आएगी, ठीक है। तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जून मंथ के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके क्लियर हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और कोई भी अडल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए और चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्योंकि काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक पर। तो चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की फ्री पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलती है और काफी सारी फ्री अदर पीडीएफ और स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक पर नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।